प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन इक्विटी मार्केट्स को अपग्रेड मिला है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपग्रेड किसने दिया और क्यों दिया, और अपग्रेड में क्या बताया गया है कि यहाँ से इंडियन इक्विटी मार्केट में और कितना रिटर्न्स आ सकता है इस साल और नेक्स्ट ईयर, दोनों जानेंगे। उसके बाद VIX दैट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आता है ना कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या पता चलता है, इसको भी मैं कवर करूंगा। और साथ ही यूएस इक्विटी से रिलेटेड फेड चेयरमैन दैट इज जेरोम पॉवेल का स्टेटमेंट आया है, उन्हें क्या लगता है कि यूएस इक्विटीज का वैल्यूएशन कैसा है, ये भी जानेंगे। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो तो जो शिप बिल्डिंग रिलेटेड स्टॉक्स है ना, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्या हो गया, ये सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पूरा वॉच करें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट, इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। वही बुरे हालात, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, कोई रिस्पाइट नहीं है। पिछले कुछ दिनों से तो इसी तरह का निगेटिविटी चल रहा है। लेकिन हाँ, सेक्टर और थीम वाइज अगर देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, डिफेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मेटल भी कुछ दिनों से अच्छा दे रहा है परफॉर्मेंस। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको कोई खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वर्ल्ड मार्केट्स देखेंगे तो यूएस मार्केट गिरा हुआ है। ऑफ कोर्स क्यों गिरा हुआ है, इसका एक रीज़न जेरोम पॉवेल ने जो स्टेटमेंट दिया, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, वो है। यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ भी निगेटिविटी है ना, सभी कुछ डाउन है या फिर फ्लैट है, तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। एशियन मार्केट्स देख लें, यहाँ भी मतलब या तो फ्लैट है या डाउन है, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में जो मेजर इंडाइसेस हैं, कहीं भी कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब जान लेते हैं कि जेरोम पॉवेल ने क्या बोला। देखिए, उन्होंने बोला है कि जो यूएस इक्विटीज़ है ओवर वैल्यूड है। मतलब उनके स्टेटमेंट में अगर बोला जाए तो उन्होंने बोला फेयरली हाईली वैल्यूड। ठीक है, तो ये तो हम लोग रेगुलर बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई यूएस में इक्विटीज़ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। पॉजिटिव न्यूज़ आए या फिर नेगेटिव न्यूज़ आए, सभी में ऊपर जा रहा है, तो ये खतरे का संकेत है। तो फ्यूचर में अगर कोई इवेंट ऐसा आता है ना, तो उसके कारण यूएस का स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है। कब गिरेगा एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, कितना गिरेगा बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये ट्रिगर पॉइंट एक वेट हो रहा है, वो होगा तो गिरेगा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 69,725 करोड़ का पैकेज शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए। इसीलिए शिप बिल्डिंग के जो स्टॉक्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर कहीं वैल्यूएशन अच्छा दिखता है, फंडामेंटल अच्छा दिखता है, तो ये भी परफॉर्मेंस है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही बताया था ना कि गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस सेक्टर में टेलविंड मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा आने वाले कई सालों तक मिल सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड ना फंडामेंटल और वैल्यूएशन, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अभी का जो मार्केट है ना, वो स्टॉक पिकर्स मार्केट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी कुछ निगेटिव है। बहुत सारे सेक्टर्स और थीम्स में देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिनका लगातार परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्वालिटी और वैल्यूएशंस के बेसिस पे अगर आप अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स रिटर्न्स आ रहा है। ऐसा नहीं कि सभी जगह रिटर्न नहीं आ रहा है। ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे अग्री परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो परफॉर्मेंस आ रहा है। तो वही है, अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना, फंडामेंटल चेक करके, वैल्यूएशन चेक करके, और स्लोली एक्सपोजर बढ़ाना। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ना, मार्केट को टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि क्या स्टॉक्स में भी SIP करने का मौका अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और इसी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एंजल वन आपको शेयर्स में भी SIP करने का बहुत अच्छा मौका उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्टॉक SIP होता क्या है। तो इसमें आप खुद का पसंदीदा शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और डेली, वीकली या फिर मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स आप अपने ऐप के थ्रू उसे ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और उसका परफॉर्मेंस कैसा है। स्टॉक SIP के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसका टेंशन खत्म हो गया। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट कि यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सिंगल स्टॉक से भी आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बेनिफिट ये है कि अकाउंट में अगर पैसा है तब तो बहुत अच्छी बात है, SIP होता रहेगा। मान लीजिए कभी कभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो
ना, तो वहाँ पे जो भी आपका एसआईपी है वो स्किप हो जाएगा और अगले मंथ से आपका एसआईपी फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे और बहुत बड़ी बात है कि एंजल वन स्टॉक एसआईपी के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं करता है। तो आज ही चेक कीजिए एंजल वन पे स्टॉक एसआईपी को। नाउ जान लेते हैं कि इंडियन इक्विटीज को अपग्रेड किसने दिया। देखिए एचएसबीसी ने अपग्रेड दिया है। उन्होंने पहले इंडियन इक्विटीज को न्यूट्रल पे रखा था, अब न्यूट्रल को बढ़ाकर उन्होंने ओवरवेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अंडरवेट होता है, न्यूट्रल होता है, ओवरवेट होता है। अंडरवेट मतलब कि भाई अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल मीन्स या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह का परफॉर्मेंस, और ओवरवेट मीन्स फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एचएसबीसी को एटलीस्ट लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। उन्होंने टारगेट भी दिया है, सेंसेक्स का टारगेट है 26 इंड, ठीक है, 2026 इंड का 94,000, मतलब अबाउट 13 to 15% के आसपास वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं लार्ज कैप्स में, सेंसेक्स में। और 2025 जो कि साल अभी चल रहा है, इसके एंड तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंसेक्स 85,130 तक जा सकता है। देखिए हमेशा याद रखें, किसी के बोलने से मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किया है, उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है और ये उम्मीद जताया है कि वहाँ पे जा सकता है। बट हाँ, पॉजिटिव खबर तो है ना, किसी को तो एटलीस्ट लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि कुछ समय से पूरी तरह से निगेटिविटी छाया हुआ है, खासकर टैरिफ आ गया, फिर H1B वीज़ा आ गया, तो चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है ना, क्यों पॉजिटिव है, जानना जरूरी है। तो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स उन्हें लग रहा है। तो एक तो है वैल्यूएशंस ना, जैसे यूएस का मार्केट, चाइना का मार्केट, कोरिया का मार्केट, ताइवान का मार्केट, जापान का मार्केट, हम लोग तो ये सब डिस्कस करते हैं ना, सभी जगह रिटर्न्स आया है। खासकर लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस ज़्यादातर मार्केट्स का अच्छा रहा है, इंडियन मार्केट में कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण जो वैल्यूएशंस है पहले के मुकाबले रीजनेबल हो गए। इवन लॉन्ग टर्म एवरेज से भी कंपेयर करेंगे ना, इंडियन लार्ज कैप्स का जो वैल्यूएशंस है वो रीजनेबल है। अब देखिए और दूसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा बिकवाली कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो उस तरह से डाउनसाइड रिस्क जो है ना मार्केट में वो काफ़ी कम है। और उसी तरह से उनका बोलना है जो इंडियन इन्वेस्टर्स है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग जैसे, और जो बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर्स हैं ना, जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो लोग तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहे हैं ना, इंडिया से तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए तो मार्केट नहीं गिरा है, क्योंकि जिस तरह का एफआईआई सेलिंग हो रहा था या फिर हो रहा है, आराम से इंडियन मार्केट 20-30% तक गिर चुका होता। लेकिन हाँ, इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बचाया हुआ है। इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स, उनको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत कम हो चुका है और जीएसटी कट के बाद तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी इन्फ्लेशन कोई बढ़ने जा नहीं रहा है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऑफ कोर्स उसके बाद गवर्नमेंट है ना, टैक्स कट्स है, जीएसटी कट्स है, उसका बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है, आने वाले समय में बेनिफिट बढ़ेगा। आरबीआई ने रेट कट ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट का किया हुआ है, उम्मीद है कि शायद और रेट कट हो जाए, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आरबीआई ने बहुत किया, तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये भी बात उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि देखिए भाई, यूएस टैरिफ तो लगा है, लेकिन यूएस टैरिफ का जो असर है ना, वो लिस्टेड स्पेस पे ज़्यादा नहीं है। मतलब जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लिस्टेड स्पेस में बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करें यूएस में, ठीक है। मैं गुड्स की बात बोल रहा हूँ, सर्विसेज की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्विसेज पे तो टैरिफ लगा नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए उनका वही बोलना है कि डाउनसाइड रिस्क अगर आप देखिए अर्निंग फ्रंट पे भी यहाँ से, तो कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ओवरऑल बोल रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस यही है कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आने वाले समय में इम्प्रूव करेगा। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, रिस्क भी है। रिस्क में उन्होंने बोला है कि देखिए इंडिया में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, जिसके बारे में हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट के तरफ से खर्च बहुत हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर जिस तरह का उम्मीद किया जा रहा है उस तरह का नहीं हो रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर आने वाले समय में भी खर्च नहीं करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, तो उसका निगेटिव असर इकोनॉमी पे भी पड़ेगा और स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। उसके बाद ऑफकोर्स आईपीओज को लेकर भी उन्होंने बोला कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं ना, आने वाले समय में और ज़्यादा आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आईपीओज बहुत सारा आता है तो जो पैसा है ना, वो पैसा आईपीओ में बहुत सारा चला जाता है। सेकेंडरी जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक्स है ना, वहाँ पे पैसा कम जाता है। तो भी एक तरह से जो लिस्टेड स्पेस है
पहले से लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं उसके लिए तो थोड़ा निगेटिव है ना, पैसा वहाँ कम जा रहा है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कोर्स जो कि हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, ट्रेड वॉर्स है, टैरिफ्स है, करेंसी वोलेटिलिटी है, ग्लोबल ग्रोथ रिस्क है, ये सब भी उन्होंने बोला कि ये सब भी अगर यहाँ पे कुछ एस्केलेशन आता है तो वो एक नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद करेंसी डिप्रिसिएशन, क्योंकि रुपी तो हमारा डिप्रिसिएट कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं अच्छा खासा डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जब रुपी डिप्रिसिएट करेगा तो ऑफकोर्स वो एक्सपोर्टर के लिए तो अच्छा है, लेकिन इम्पोर्टर के लिए तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि जो डोमेस्टिक लेड कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ वो काफ़ी कुछ इंपोर्ट करती हैं, तो जब इंपोर्ट करेंगी रुपी डिप्रिसिएट करेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे इनपुट कॉस्ट उनका बढ़ जाएगा, जो कि बिजनेस के लिए नेगेटिव है। तो ये सब कुछ नेगेटिव बताया उन्होंने। नाउ VIX से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, तो इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो देखिए वोलेटिलिटी इंडेक्स को हम लोग फियर गेज भी बोलते हैं, मतलब इससे पता चलता है कि मार्केट में डर का माहौल है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इससे पता क्या चलता है, सबसे पहले ये तो देखिए ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, उससे पता चलता है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है ना, ठीक है, वो क्या है नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज को लेकर, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होता है निफ्टी 50 इंडेक्स को लेकर होता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स अगले 30 कैलेंडर डेज के लिए कितना वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल का मतलब ये नहीं होता है कि नीचे जाएगा सिर्फ या फिर सिर्फ ऊपर जाएगा, वोलाटाइल का मतलब होता है नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो देखिए ये जो निफ्टी 50 के इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं ना, कॉल पुट ऑप्शंस, पहले मैंने शायद ये सब बताया था आप लोगों को, अगर आइडिया नहीं है तो कमेंट में लीजिएगा, मैं लिखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। तो इनका जो प्राइसेस होता है ना, जो इंडेक्स ऑप्शंस निफ्टी 50 के इंडेक्स ऑप्शंस, उसी उनके प्राइसेस के आधार पे इसी से जो वोलेटिलिटी का नंबर है ना वो डिसाइड होता है। तो देखिए ये नंबर मतलब ना कौन सा नंबर अच्छा है कौन सा नंबर खराब है। देखिए 20 से नीचे अगर VIX होगा ना तो माना जाता है कि भाई ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं होगा। अगेन वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि या तो नीचे जा सकता है तेज़ी से या फिर तेज़ी से ऊपर जा सकता है, दोनों, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा, लेकिन दोनों होता है। तो यहाँ पे करंटली कितना है हमारा, तो है 10.5 के आसपास, मतलब कि वोलेटिलिटी बहुत बहुत कम है। 20 से नीचे होता है तो माना जाता है कि ना वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब ना मार्केट कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से बहुत ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस भी नियर फ्यूचर में नहीं है और बहुत तेज़ी से गिरने के भी चांसेस नियर फ्यूचर में नहीं, ये पता चलता है। 10 का मतलब ये है कि बिल्कुल सेफ जोन में है। यहाँ से एटलीस्ट ये लग रहा है कि मार्केट को लग रहा है कि बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा। अगेन एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि VIX 10 है तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट गिरेगा ही नहीं या फिर ऊपर तेज़ी से नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक रफ इंडिकेशन देता है आपको कि मार्केट में जो भी लोग हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें क्या लग रहा है कि आने वाले समय में मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय VIX अगर आप चेक करेंगे इंडिया का ना, वो 80 से भी ऊपर जा चुका था, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है ना। और उसी तरह से 2020 कोविड ना पेंडेमिक के समय, उस समय VIX अगेन 80 से भी ऊपर चला गया था इंडिया का, ठीक है, लेकिन फिलहाल 10.5 के आसपास है। तो अभी मार्केट एक सेफ जोन में है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।